हर सुबह की तरह रामू अपने ठेले पर सब्जियां सजाकर मोहल्ले से निकलने की तैयारी में था। गर्मी के दिन थे, सूरज आसमान से आग बरस रहा था। पसीना इतना बहता कि जैसे नहाकर आए हो। लेकिन रामू को चैन कहाँ, उसके परिवार की रोजी रोटी उसी सब्जी के ठेले पर टिकी थी। रामू एक मेहनती और ईमानदार सब्जी वाला था। वो अपने ग्राहकों को ताजी और साफ सुथरी सब्जियां देता था और हमेशा सही भाव में सब्जी देता था। कभी धोखा नहीं करता था। लेकिन इस बार गर्मी कुछ ज्यादा ही कहर ढा रही थी। इतने में रामू के घर के पास बैठे सुरेश बाबू बोले। अरे रामू, इतनी गर्मी में कहाँ जा रहा है रे? थोड़ी देर रुक जा, धूप कम हो जाए तो निकल जाना। इतनी गर्मी में जाएगा तो कोई भी ग्राहक नहीं मिलेगा तुझे। क्या करूं बाबूजी, घर में छोटे बच्चे हैं, सब्जी नहीं बेचूंगा तो कुछ भी कमाई नहीं होगी। फिर आज रात का खाना कैसे बनेगा? इतने में रामू के घर के बगल में एक छोटा लड़का बबलू रहता था, जो स्कूल की छुट्टियों में अक्सर रामू की मदद किया करता था। ठेले के पीछे से बबलू बोला। रामू भैया, मैं भी चलूं क्या आज आपके साथ? आप धूप में अकेले मत जाओ। बबलू बेटा, तू स्कूल की छुट्टियों में पढ़ाई कर, मेरे साथ जाकर क्या करेगा बेटा? धूप बहुत तेज है आज। खेलने की उम्र में तू क्यों परेशान हो रहा है मेरे साथ जाकर? बबलू थोड़ी सी जिद करने लगा रामू के साथ में। नहीं रामू भैया, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। सब कहते हैं आप बहुत मेहनती हो। मैं वो मेहनत देखना चाहता हूँ आपके साथ चलकर। चल ठीक है, अगर तू जिद कर रहा है तो चल, पानी की बोतल साथ में ले लें। रामू अपने ठेले को धीरे धीरे धक्का देते हुए आगे बढ़ा। बबलू भी अपनी पानी की बोतल को लेकर रामू के पीछे चल दिया। धूप सचमुच में बहुत तेज थी। सड़कें तप रही थी जैसे सूरज ने खुद आग उगल दी हो। लेकिन रामू की आंखों में मेहनत की चमक और जिम्मेदारी का साया था। रामू गली से निकला ही था कि तभी एक छोटी लड़की की आवाज आई। रामू भैया, आज भिंडी लाए हो क्या? हाँ बेटा, भिंडी लेके आया हूँ। भिंडी, टमाटर, लौकी, पालक, जो चाहिए ले ले। सारी सब्जियां लेकर आया हूँ। सारी सब्जियां एकदम ताजी है, आज सुबह ही मंडी से खरीद कर लाया हूँ। सब सब्जियां बहुत बढ़िया हैं बेटा। धूप बहुत तेज हो रही है, ऐसे में सब्जियां झुलस जाएंगी, पर मैंने छाँव में रखी हैं। जल्दी आ जा और सब्जी ले ले। बबलू ने सभी सब्जियों को अच्छे से अलग अलग टोकरियों में सुंदर तरीके से जमा कर रख दिया था। उसने आलू, भिंडी, टमाटर और बैंगन सभी को अलग अलग कर दिया था। ठीक है रामू भैया, मुझे भिंडी दे दो आधा किलो। पर मेरे पास आज पैसे नहीं हैं। आज उधार मिल जाएगा क्या? क्योंकि आज मेरी मम्मी बीमार है और अभी मेरी मम्मी की पेंशन भी नहीं आई है। अगले हफ्ते पेंशन मिलेगी। रामू ने बिना कुछ कहे भिंडी थैली में डाल दी और मुस्कुराकर बोला। कोई बात नहीं बेटा, अगले हफ्ते दे देना। तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, जब भी हो दे देना। तुम्हारे घर में चूल्हा नहीं बुझना चाहिए बेटा। बबलू भी ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में रामू के लिए अब और भी ज्यादा सम्मान भर गया था। उसने धीरे से पूछा। रामू भैया, आप सबको इतना क्यों देते हो, जबकि खुद के घर में भी काफी मुश्किल चल रही है? देख बबलू, जब पेट खाली होता है तो रोटी का स्वाद सबसे बड़ा अमृत लगता है। मैं भी कभी भूखा रहा हूँ, जानता हूँ वो तकलीफ। अगर मेरे पास थोड़ा सा भी ज्यादा है तो उसे बांटने से मेरे पास कम नहीं होगा, बल्कि दिल भर जाता है, और उसके पैसे तो आ ही जाएंगे वैसे भी। बबलू ये सब चुपचाप देख रहा था। उसके दिल में कुछ बदल रहा था। उसने तय कर लिया, जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो रामू भैया जैसा ही बनूंगा। देने वाला, मुस्कुराने वाला और सबका सहारा बनने वाला। देख बबलू, जब तू बड़ा होगा ना, तब समझेगा इस दुनिया में जो थोड़ा बहुत हमारे पास है, वो अगर हम बांट ले तो शायद किसी का दिन आसान हो जाए। और फिर ये सब तो मोहल्ले वाले ही हैं। जब मेरे सिर पर मुसीबत आती है तो यही लोग हैं जो मेरी मदद करते हैं। धीरे धीरे वे दोनों ठेले को खींचते हुए बाजार की ओर बढ़े। रास्ते में कहीं भी छाया नहीं दिखी। तेज धूप सिर पर कांटे की तरह चुभ रही थी। सड़क गरम तवे जैसी हो चुकी थी। जैसे ही रामू और बबलू बाजार की ओर निकले,
धूप और लू ने स्वागत किया। सड़कों पर सन्नाटा था और लोग सभी अपने अपने घरों में दुबके हुए थे। पक्षी तक छांव में दुबक गए थे। ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ भी गर्मी उगल रहे हो। रास्ते में रामू ने देखा कि एक सब्जी वाला वापस लौट रहा था। रामू ने एक जानकार सब्जी वाले से पूछा। क्या हुआ भाई? रामू भैया, कोई खरीदार ही नहीं मिल रहा। इतनी गर्मी में कौन बाहर निकलेगा सब्जी लेने? जब शाम हो जाएगी, दिन ढल जाएगा, तब ग्राहक आएंगे। इसलिए मैं तो घर पर जा रहा हूँ। शाम को ही निकलूंगा जब थोड़ी सी धूप कम हो जाएगी। रामू ने एक गहरी सांस ली और हार नहीं मानी। उसने मन में ही सोच लिया था आगे जाने की। हम तो दिल से सब्जी बेचते हैं भाई, कोई ना एक ग्राहक तो मिल ही जाएगा। रामू को रास्ते में एक बढ़िया छायादार पेड़ दिख गया। रामू ने अपने ठेले को लेकर वहीं खड़ा हो जाता है। पूरा दिन यूं ही गुजर गया। बबलू भी गर्मी से काफी परेशान हो गया था। ठेले में रखी सब्जियां भी मुरझाने लगी थी। कई बार रामू को ऐसा लगा कि अब वापस लौट चले घर की तरफ, लेकिन रामू की आंखों में एक अजीब सी उम्मीद थी। बबलू ने रामू से कहा। रामू भैया, हम कोई आम दुकानदार नहीं हैं, हम उम्मीद बेचते हैं। आज नहीं तो कल हमारी ये मेहनत जरूर रंग लाएगी। बबलू ने थके हुए हाथों से पानी की बोतल खोली और पानी पीने लग गया। पानी पीने के बाद बबलू की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई थी। रामू भैया, थोड़ी देर में धूप ढलने लगेगी, फिर हमें ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी और हमारे पास ग्राहक भी आने लग जाएंगे। शाम के करीब 5:30 बजे जैसे ही सूरज का तेज थोड़ा सा कम हुआ, एक बूढ़ी अम्मा ठेले की ओर आई। बेटा, टमाटर है क्या? हाँ अम्मा, बिल्कुल ताजी टमाटर हैं। आज ही मंडी से लेकर आया हूँ। कितने किलो टमाटर चाहिए आपको? 1 किलो टमाटर दे दे बेटा मुझे। रामू ने मुस्कुराकर सबसे ताजे 1 किलो टमाटर अम्मा के थैले में रखे और अम्मा को दे दिए। अब रामू की उम्मीद थोड़ी सी जाग गई थी। अब रामू को लगने लगा था कि शाम हो रही है, अब हमारे पास ग्राहक आने शुरू हो जाएंगे। उसके बाद मानो बाजार की तस्वीर बदल गई। धीरे धीरे लोग घर से बाहर निकलने लगे। हवा में अब लू की जगह हल्की सी ठंडक थी। एक आदमी आया, रामू के पास आकर बोला। भैया, पालक कितने की है? पालक आज एकदम ताजा है, सिर्फ 15 रुपए की एक गड्डी। खेत से सीधे तोड़कर लेकर आया हूँ। इतने में एक बुजुर्ग चाचा आए। रामू, मिर्ची थोड़ी तेज वाली देना। बहू ने कहा है चटनी बनाएगी, अच्छा स्वाद आना चाहिए। रामू ने मुस्कुराकर झोली में गहरे हरे रंग की मिर्चियां निकाली। चाचा, ये रही आपकी स्पेशल मिर्ची। छोटी है मगर बहुत चटपटी है। रात के करीब 8 बजे ठेले के आखिरी टमाटर भी बिक गए और लगभग सभी सब्जियां रामू की बिक गई। बबलू ने थके हुए अंदाज में रामू से बोला। भैया, आज तो बहुत थक गया हूँ, लेकिन मजा आ गया। देख बबलू, मेहनत चाहे जैसे भी हो, जब इरादा सच्चा हो ना, तो खुदा भी ग्राहक बनकर आता है। और हम तो दिल से बेचते हैं रामू भैया। इसलिए हर शाम हमारी होती है, चाहे दोपहरी कितनी भी बेहरम क्यों ना हो, चाहे कितनी ही गर्मी क्यों ना पड़े। शाम के करीब 8:30 बजे सभी ग्राहक चले गए। रामू ने ठेले की बची कुची सब्जी समेटी, खुद ठेले को खींचते हुए धीमे धीमे अपने घर की ओर चल पड़ा। बबलू भी रामू के साथ साथ ही चलने लगा। हवा में अब लू नहीं थी, बल्कि एक हल्की ठंडक थी जो थके हुए शरीर को सुकून दे रही थी। बबलू भी अपने घर की तरफ निकल गया, क्योंकि आज बबलू बहुत थक चुका था। गली के मोड़ पर उसकी पुरानी सी बस्ती थी, कच्चे पक्के घर और कुछ खामोश दीवारें। जैसे ही रामू अपने घर के पास पहुंचा, उसका बेटा विवेक घर के बाहर ही खड़ा हुआ था। रामू का आने का इंतजार कर रहा था। रामू को देखते ही उसका बेटा बोला। पापा आ गए, मम्मी पापा आ गए। रामू मुस्कुराया। ये शब्द सुनकर थकान जैसे एक पल के लिए कहीं खो गई हो। ठेले को एक और खड़ा कर दिया। क्या हाल है मेरे बेटा? बहुत भूख लगी है पापा, लेकिन मम्मी ने कहा था आपके साथ ही खाना खाएंगे।
तो चलो फिर मिलकर खाना खाएंगे। घर के अंदर एक छोटा सा कमरा, एक कोने में चटाई बिछी हुई थी। रामू की पत्नी वहीं पर खाना पका रही थी। आ गए आप? बहुत देर कर दी आज। मैं कब से आपके आने का इंतजार कर रही थी। आज गर्मी बहुत थी, दिन में तो कोई भी ग्राहक ही नहीं आए, लेकिन शाम को भीड़ लग गई। सभी सब्जियां खत्म हो गई हैं। फिर तो बहुत थक गए होंगे आप। थकान तो तभी चली जाती है जब तुझे और विवेक को देखता हूँ। रामू की पत्नी गीता ने तीनों के लिए खाना परोसा। थाली में सादा दाल, थोड़ा चावल और दो सूखी सब्जियां थी जो सुबह की बची हुई थी। बस आज इतना ही बना पाई हूँ। सब्जियां सुबह ही मुरझा गई थी। ठेले से जो थोड़ा बहुत बचा था उसी से कुछ जुगाड़ किया है। अरे यह तो असली स्वाद है, तुम्हारे हाथ से जो भी बनता है बस वही काफी है। हर निवाले में जो मेहनत और प्यार है वो किसी होटल के खाने में भी नहीं मिलता है। तीनों खाना खाकर फ्री हो जाते हैं। गीता धीमे से पूछती है, कमाई कैसी रही आज? थोड़ी कम ही है, पर कल सुबह फिर कोशिश करेंगे। सोच रहा हूँ अगली बार नींबू और धनिया भी ले चलूँ, ग्राहक ज्यादा आएंगे। गर्मी का मौसम है, नींबू के ग्राहक काफी आते हैं। विवेक मम्मी के पास लेटा कहानियां सुनने की जिद करने लगा। मम्मी वो वाली कहानी सुनाओ जिसमें राजा सब्जी बेचता है। अरे वो तो तुम्हारे पापा हैं राजा। चल बेटा, आज मैं तुझे अपनी एक कहानी सुनाती हूँ। एक गरीब का बेटा जिसने ठेले से शुरू किया और एक दिन सबसे बड़े होटल का मालिक बना। विवेक की आंखों में चमक आ गई। क्या सच में मम्मी ठेले वाले बड़े होटल का मालिक बन सकता है? सपनों में बहुत कुछ सच होता है बेटा, और मेहनत करने वालों के लिए तो एक दिन सपना भी सच हो जाता है। सपनों को सच करने के लिए असल जिंदगी में बहुत मेहनत करनी पड़ती है बेटा। विवेक की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी और विवेक सो गया। थोड़ी देर बाद रामू भी गीता के पास आता है। दोनों खामोश थे, लेकिन उस खामोशी में बहुत कुछ कहा जा चुका था। थकान, मेहनत, सपने और एक दूसरे के साथ होने का सुकून। गीता ने रामू से पूछा, कभी मन नहीं करता सब छोड़कर कहीं भाग जाने का? सुबह से शाम तक धूप में इतना काम करना पड़ता है। जब तक तुम और विवेक साथ हो, यह घर मेरी दुनिया है। भाग कर कहाँ जाऊंगा, और मेहनत करना मेरी पहचान है, और तुम दोनों मेरी मेहनत करने का कारण हो। अगले दिन फिर से एक नई शुरुआत होती है। अगली सुबह जैसे सूरज की पहली किरणें झोपड़ी की खिड़की से भीतर आई। रामू नींद से जाग गया था। गीता चूल्हे पर चाय चढ़ा चुकी थी और विवेक अब भी चटाई पर लेटा हुआ था। रामू ने घड़ी देखी, सुबह के 7 बज चुके थे और विवेक अभी भी सो रहा था। रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा स्कूल नहीं जाना क्या आज? नहीं पापा, आज पेट में दर्द हो रहा है। हर सोमवार को इसका पेट दर्द शुरू हो जाता है। जरूर आज इसने होमवर्क नहीं किया होगा। क्या बात है बेटा, तूने स्कूल का होमवर्क नहीं करा क्या? या स्कूल में मास्टर जी तुझे डांटते हैं? नहीं पापा, स्कूल अच्छा नहीं लगता। सबके पास अच्छे अच्छे जूते, बैग, लंच बॉक्स होता है और मेरे पास वही पुराने जूते, पुराना बैग, पुराना लंच बॉक्स। इतना बोलते बोलते विवेक रुक गया। रामू भी विवेक की बातें सुनकर कुछ पल के लिए चुप हो गया। फिर रामू ने अपने बेटे से कहा, बेटा पापा के पास बड़ा बैग या नए जूते नहीं हैं, लेकिन एक सपना है तुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाने का। मुझे देख, मैं पढ़ा लिखा नहीं, इसलिए हर दिन धूप में ठेला खींचता हूँ। लेकिन तू तू किताब उठाएगा तो एक दिन तुझे ठेले को छोड़कर कार में बैठने को मिलेगा। विवेक ने अपने पिताजी की बातों को ध्यान से सुन रहा था। विवेक ने सिर झुका लिया। ठीक है पापा, अब से मैं रोज स्कूल जाऊंगा और अच्छे नंबर भी लेकर आऊंगा। शाबाश मेरे बेटा, पसीना बहाने वाला नहीं, कलम चलाने वाला अफसर बनना है तुझे। छोटे से गांव की तंग गलियों से निकलकर बड़े शहरों की ऊंचाइयों तक पहुंचना आसान नहीं होता, लेकिन जब हौसला पिताजी के पसीने से सींचा गया हो और माँ की ममता हर रात की थकान को हर लेती हो, तब मंजिलें खुद रास्ता बना लेती हैं।
अब विवेक हर रोज स्कूल जाता था, कभी नंगे पैर, कभी फटे जूतों में। स्कूल का बैग उसकी माँ ने पुराने कपड़ों से सिया हुआ था। लंच में कभी आलू के पराठे होते थे, कभी सिर्फ अचार और रोटी होती थी। रामू हर शाम ठेले से लौटकर उसे पढ़ने को कहता, होमवर्क करवाता। खुद अनपढ़ था लेकिन विवेक के भविष्य को समझता था। साथ में विवेक की माँ गीता भी हर रात पढ़ाई करवाती थी। धीरे धीरे विवेक की मेहनत रंग लाने लगे। 5वीं क्लास में वह पूरे स्कूल में अव्वल आया, गांव में पहला लड़का जिसने स्कॉलरशिप पाई। धीरे धीरे ऐसे ही समय निकलता रहा। 10वीं पास करते ही एक एनजीओ ने विवेक की पूरी पढ़ाई का जिम्मा उठाया और उसे शहर के एक अच्छे स्कूल में दाखिला मिल गया। एक दिन विवेक घर के बाहर ही खड़ा था कि इतनी ही देर में उसके पड़ोसी काका आए। अरे विवेक, अब तो तू शहर वाले स्कूल में पढ़ रहा है ना? सुना है किसी एनजीओ ने जिम्मा लिया है तेरी पढ़ाई का। हाँ काका, 10वीं के बाद ही हुआ था। वो लोग गांव आए, उन्होंने ही दाखिला दिलवाया। अब शहर के एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा हूँ। अरे वाह, लेकिन शुरू में तो डर लगा होगा ना, नया माहौल, नए लोग। हाँ काका, शुरुआत में तो बहुत डर था। सब अंग्रेजी में बात करते थे, मुझे तो ठीक से बोलना भी नहीं आता था। और मेरे कपड़े सब हंसते थे। लेकिन लेकिन क्या बेटा? पर मैंने हार नहीं मानी। सोचा अगर मौका मिला तो खुद को साबित करके दिखाना है। दिन रात पढ़ाई की, हर क्लास में टॉप किया, हर प्रतियोगिता में भाग लिया। अरे वाह रे विवेक बेटा, तू तो सच में हमारा नाम रोशन करेगा। आगे क्या सोच रखा है? आगे तो काका साइंस लिया है मैंने। अब इंजीनियर बनना है, मम्मी पापा का सपना है। और अब मेरा भी सपना है। भगवान तुझे कामयाब करेगा बेटा। तेरी मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। अब विवेक का आया असली इम्तिहान, आईआईटी की प्रवेश परीक्षा पास करना। विवेक 12वीं के बाद घर पर आ गया और आईआईटी की तैयारी करने लगा। रामू ने ठेले पर 1 साल तक ओवरटाइम किया। विवेक ने दिन रात मेहनत की, कई बार भूखा सोया लेकिन किताबों से नाता नहीं तोड़ा। और फिर वो दिन आया जब विवेक का आईआईटी में चयन हो गया। विवेक अब शहर में रहने के लिए पहुंच गया। माहौल बदल गया, लेकिन विवेक नहीं बदला। अब वह लैपटॉप पर कोड लिखता था, पर दिल में अब भी वही गांव की झोपड़ी में अटका हुआ था। आईआईटी में रहते हुए उसने एक ऐप बनाया, ग्रामीण दुकान, जो छोटे विक्रेताओं को ऑनलाइन सामान बेचने का मंच देता था। उसका उद्देश्य था अपने पिताजी के जैसे हजारों रामुओं की मदद करना। उसका स्टार्टअप जब एक बड़ी टेक कंपनी ने खरीदा तो उसके खाते में पहली बार लाखों में रुपए आए। विवेक पहली बार कार में बैठकर गांव लौटा। गांव के सभी लोग रामू के बेटे विवेक को ही देख रहे थे और सोच रहे थे कि रामू ने कितनी मेहनत करके अपने बेटे को पढ़ाया था। रामू ने कभी हार नहीं मानी। विवेक अपने घर पर आ जाता है। रामू, विवेक और उसकी माँ तीनों बैठे हुए होते हैं। तभी विवेक अपने पिताजी से कहता है, पापा अब आपको ठेला नहीं खींचना पड़ेगा, अब मैं दुनिया खींच लाऊंगा आपके लिए। और मैं तो कहता हूँ कि अब आप ये ठेला चलाना छोड़ दीजिए। बेटा तेरी बात सुनकर दिल खुश हो गया, लेकिन ठेला मैं नहीं छोड़ सकता। यह सिर्फ रोजी रोटी का जरिया नहीं है, अब ये मेरी पहचान है। पर पापा अब जरूरत नहीं है ना, आप आराम करो, दुनिया देखो, माँ के साथ थोड़ा घूमो फिरो। अरे आराम तो तब करूंगा जब हाथ पैर जवाब दे देंगे। अब तो और जी करता है ठेले पर खड़े होकर सबको बताऊं, देखो मेरा बेटा इंजीनियर बन गया है। तभी विवेक की माँ कहती है, जब तक बेटा तेरे पापा के हाथों में ताकत है, ये ऐसे खाली नहीं बैठेंगे। और मैं जानती हूँ ये ठेला उन्हें इतना प्यारा है जितना तू हमें प्यारा है। बेटा तेरी मेहनत ने मुझे सिर ऊंचा करने का मौका दिया है। अब मैं ठेला नहीं खींचूंगा, अब मैं मिसाल खींचूंगा कि एक ठेले वाले का बेटा भी ऊंचाई छू सकता है। ठीक है पापा, फिर ठेला भी चलेगा और आपका सपना भी। हम दोनों मिलकर लोगों को दिखाएंगे कि मेहनत किसे कहते हैं। एक नए दिन की शुरुआत होती है।
रामू ने अब ठेले को नया रूप दे दिया था। पहले जो लकड़ी का पुराना ठेला था, अब वह एक सुंदर, रंगीन, साफ सुथरा सब्जी का स्टॉल बन चुका था, जिसे देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा था कि यह स्टॉल एक गांव में है। हर सुबह लोग सिर्फ सब्जियां खरीदने नहीं आते थे, बल्कि रामू से बात करने आते थे, प्रेरणा लेने के लिए आते थे। अब रामू का ठेला पहले जैसा नहीं रहा। पुराने ठेले की जगह अब एक चमचमाती शहर की जैसी सब्जी का स्टॉल बन चुकी थी। छांव के लिए छत भी थी। अब रामू को धूप में ठेला खींचने की जरूरत नहीं पड़ती थी। गांव के लोग जब भी सब्जी लेने आते, रामू से दो शब्द जरूर बोलते। रामू भैया, हमने सुना है आपका बेटा अफसर बना है, लेकिन असली अफसर तो आप ही हो रामू भैया। ठेले से इतनी मेहनत करके आपने अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया, इतना बड़ा बनाया। अरे नहीं भैया, मैं तो बस मेहनत करता हूँ, सपना तो मेरे बेटे ने पूरा किया है। रामू भैया, अब तो ठेले को बंद कर दो, आप तो अफसर के बाबूजी हो गए हो। अरे साहब, ठेला नहीं चलेगा तो लोग मुझे भूल जाएंगे, और फिर बेटे की तरक्की का असली स्वाद तो यहीं खड़े खड़े सबको बताने में आता है। दिन भर की चहल पहल के बाद शाम ढलने लगी। ग्राहक भी आना धीरे धीरे कम होने लगे। रामू ने सोचा, चलो अब घर चलते हैं। रामू ने बची कुची सब्जियां समेट कर रख दी और अपना स्टॉल बंद करके धीरे धीरे घर की ओर बढ़ चला। जैसे ही घर पहुंचा, गीता दरवाजे पर ही खड़ी थी। आ गई। मैंने तो सोचा था आज आप देर कर दोगे, हमेशा की तरह। अब सिर्फ सब्जियां ही नहीं, किस्से भी बिकते हैं हमारी दुकान पर गीता। लोग पूछने आते हैं कि विवेक अफसर कैसे बना। गीता की आंखों में चमक थी। उसने धीरे से कहा, चलो अंदर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। खाना तैयार है, विवेक भी थोड़ी देर में ही आता होगा। तभी दरवाजे पर एक सफेद रंग की गाड़ी आकर रुकी। उसमें रामू का बेटा विवेक निकल कर आता है, जो अब गांव की शान बन चुका था। रात का खाना खाने के बाद विवेक और रामू दोनों साथ में बैठे हुए थे। रामू ने धीरे से अपने बेटे विवेक से कहा, एक वक्त था जब मैं सोचता था, क्या कभी मेरा बेटा ये तंग गलियां छोड़ पाएगा। आज तो आसमान छू रहा है बेटा। और जिस दिन मैं सबसे ऊपर पहुंचूंगा ना पापा, मैं सबसे पहले ये कहूँगा, मैं रामू ठेले वाले का बेटा हूँ और ये मेरी सबसे बड़ी पहचान है। रामू के चेहरे पर शांति थी, जैसे वर्षों की मेहनत अब सफल हो गई हो। इस कहानी की सीख, ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। संकट चाहे जितना बड़ा हो, अगर हिम्मत ना हारो तो रास्ता मिल ही जाता है। इंसान की नीयत और लगन सबसे बड़ी ताकत होती है। गर्मी का कहर हो या बारिश की बाढ़, एक सच्चे इंसान की सेवा भावना सब पर भारी होती है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगी है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर दें और हमारे यूट्यूब चैनल को भी जरूर से सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए।